हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस फिल्म के बारे में। ये आई थी सन 2001 में और इस फिल्म का नाम था कुछ खट्टी कुछ मीठी। इसमें थी काजोल। एक्चुअली इस फिल्म में काजोल का डबल रोल था और इसमें ऋषि कपूर, सुनील शेट्टी, रति अग्निहोत्री, मीता वशिष्ठ और इसमें बहुत सारे दिग्गज कलाकार थे। पूजा बत्रा भी थी इसमें। और इसमें रज़ाक खान भी थे जो जाने माने कॉमेडियन हुआ करते थे, और वो बात अलग है कि कई साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसे फनकारों से सजी ये फिल्म थी। एक तरीके से ये एक इमोशनल कॉमेडी मूवी थी और इसकी कहानी आपने बहुत देखी होगी। बहुत मतलब इसकी कहानी बड़ी ही देखी दिखाई सी है कि दो जुड़वा बहनें होती हैं जो बचपन में बिछड़ जाती हैं। फिर उसके बाद वो मिलती हैं, पहले एक दूसरे से लड़ती हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो बहन जो है ये मेरी बहन है, मतलब ये जो जुड़वा लड़की जो मेरे जैसी दिख रही है ये मेरी सगी बहन है। और फिर पता चलता है कि भाई हमारे जो माँ बाप हैं वो किसी कारणवश अलग हो गए हैं, तो क्यों ना हम उन्हें मिलवाएं। इसीलिए वो अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लेती हैं और फिर एक दूसरे की ज़िंदगियों में जाकर वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उलझनें होती हैं, उनको कैसे सुलझाती हैं। बस इसी तर्ज पर ये फिल्म भी बनी है और इसकी भी वही रेगुलर कहानी रही है। और इस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं राहुल रवेल, जो जाने माने डायरेक्टर और एडिटर रह चुके हैं। और ये जो फिल्म है एक तरीके से काजोल की मैरिज के बाद की फिल्म थी, क्योंकि काजोल और अजय देवगन की शादी 1999 में हुई थी और ये आई थी सन 2001 में। हालांकि इसी साल K3G यानी कभी खुशी कभी गम भी रिलीज़ हुई, लेकिन वो बहुत सारे स्टार कास्ट से सजी फिल्म थी। वहाँ पर काजोल के लिए बहुत ही मतलब लिमिटेड स्कोप रहा उस फिल्म में, और वो कोई ऐसी भी वाव टाइप की फिल्म नहीं थी। मैंने K3G का भी जो है वो थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया हुआ है K3G मूवी का, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और काजोल की अगर मैं बात करूँ ना, तो काजोल जितनी सक्सेसफुल वो शादी से पहले थी, शादी के बाद वो उनकी जो सक्सेस है वो धीरे धीरे कम होती रही। वो बात अलग है कि फना मूवी से उनको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक ज़रूर मिला, फिल्म चली भी, उनको अप्रिशिएट भी किया गया। और काजोल अभी भी जो हैं वो दिख रही हैं और उनके फैंस को हमेशा उनका इंतज़ार ज़रूर रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो एक्ट्रेस के करियर नहीं चलते हैं, काजोल भी उन लिस्ट में शामिल होती हैं, उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल होती हैं जिनके शादी के बाद करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। जहाँ पर एक और काजोल की 90s के एरा में मतलब एक गोल्डन, उनकी वो जो था ना गोल्डन पीरियड चल रहा था। जो भी फिल्म रिलीज़ हो रही थी उसके लिए उनको अप्रिशिएट तो किया जा रहा था, बल्कि उनको जो है अवार्ड्स भी मिल रहे थे। और उनका एक कहते हैं ना एक सितारा बड़ा बुलंद था, और शायद उसी जो उन्होंने मेहनत 90s के एरा में की, उसी चीज़ को लोगों ने याद करके जो है उन्हें आज तक जो है काम दे रहे हैं। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि काजोल का पोटेंशियल कितना हाई रहता है एक्टिंग के मामले में। हालांकि अगर काजोल की लुक्स की मैं बात करूं या उनके कपड़ों की मैं बात करूं, तो मैं ये कहूँगी कि उनके टैलेंट, उनकी किस्मत ने ना उनके हर चीज़ को ओवरशैडो किया है। मतलब आप कह सकते हैं काजोल को अगर आप देखें तो काजोल कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल नहीं है ना, उनका कोई मुझे ड्रेस सेंस समझ में आता है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त रही ना कि उनकी एक्टिंग ज़्यादा ही चर्चा में रही। उनका जो एक्टिंग, उनका जो आप कह सकते हैं डेस्टिनी है, उसने जो है
फिर किसी चीज़ को ध्यान देने पे मजबूर नहीं किया। जैसे होता है ना, लोग आजकल देखते हैं कि भाई क्या ड्रेस सेंस है, क्या है, लेकिन काजोल के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। काजोल की एक्टिंग ही देखी जाती थी, कोई उनकी ड्रेसिंग पर इतनी ज़्यादा बातचीत इतनी नहीं होती थी, इतना उनको वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था, ना ही उनकी लुक्स पे उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता था, क्योंकि उनकी एक्टिंग ही सारी लैमलाइट ले जाती थी। तो ये काजोल की सबसे जो स्पेशलिटी है, वो बात अलग है कि अब काजोल की लुक्स में काफ़ी चेंज आ गया है, काजोल की स्किन कलर में भी काफ़ी चेंज हो गया है। हालांकि वो बहुत सारी बातों को डिनाई करती हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो बता देते हैं, कई लोग होते हैं जो छुपाते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने रीजंस हैं, सबके अपने अपने कंफर्ट लेवल हैं, लेकिन काजोल में मैं काफ़ी देखती हूँ चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि 90s के एरा में उनके जो आईब्रोज थे वो जुड़े हुए होते थे, लेकिन अब वो जुड़े हुए आईब्रोज मुझे तो नहीं दिखते। शायद आपको दिखते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बट खैर ठीक है, सबकी अपनी होती है। देखो, हर किसी को अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल लगना है, और जब आप एक ब्यूटी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर ब्यूटी की पहले कीमत आती है, वो बात अलग है कि काजोल ने ब्यूटी से ज़्यादा अपनी एक्टिंग को ज़्यादा तवज्जो दी। बट अब वो क्या है कि समय बदल गया है और अब कुछ ज़्यादा ही ब्यूटी को लेकर लोग कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन जो काजोल है, अगर आप 90s में उनके कपड़े देखें, इवन अवार्ड फंक्शन में भी वो जाती थी तो बड़ी सिंपल बन के जाती थी, मतलब सूट वूट पहन के, बाल खुले, चश्मा लगाया हुआ। और अब तो खैर वो फिर कुछ अलग ग्लैमराइज बन के जाती हैं, उस टाइम पर तो बिल्कुल भी वो कुछ नहीं होती थी। तो ये काजोल की रही है। मतलब अगर आप फिल्मों में भी उन्होंने अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहना है तो वो इतना ज़्यादा कभी उन पर सूट भी नहीं किया है, वो कलर्स भी उनके कॉम्प्लेक्शन स्किन कलर के साथ कभी ना कॉम्प्लीमेंट नहीं करें। लेकिन खैर, लोगों ने घंटा उस चीज़ को फ़र्क दिया, क्योंकि काजोल की एक्टिंग ही इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती थी, फिल्में चलती थी काजोल की, तो सब वो चीज़ें साइड में हो जाती थी। तो ये भी फिल्म जो है एक तरीके से काजोल को ध्यान में रखकर ही लेकर बनाई गई कि भाई डबल रोल है, और एक बहन बड़ी सहमी सी, बड़ी डरी हुई सी, दूसरी बहन तेज़ है। एक बहन माँ के पास रहती है, यानी कि रति अग्निहोत्री के पास, और दूसरी बहन ऋषि कपूर के साथ रहती है, क्योंकि जो ऋषि कपूर की सौतेली बहन होती है मीता वशिष्ठ वही हैं जिन्हें आजकल आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वेब सीरीज़ में। वो एक ज़माने में जो हैं वो सीरियल्स में भी काम किया करती थी, और फिल्मों में भी उनको रोल उनके लिए लिखे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग इतनी ख़तरनाक होती थी कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा साइड में उनको करना पड़ता था, क्योंकि अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस को वो पानी पिला सकती थी, लेकिन वही वाली बात है कि भाई जो मेन लीड होता है उसको थोड़ा करना पड़ता है। तो यही वजह है कि अब जाकर जो है, थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वाकई उनको जो है वो ख़तरनाक काम करने की इजाज़त दी जा रही है। आप लोगों ने उनको गुलाम फिल्म में भी देखा होगा, आमिर खान की वकील के तौर पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी मीता वशिष्ठ की भी रही है। तो मीता वशिष्ठ सौतेली बहन होती हैं ऋषि कपूर की, जो अपने भाई का घर बर्बाद कर देती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराकर, और चली जाती हैं रति अग्निहोत्री एक बच्ची को लेकर। दूसरी बच्ची ऋषि कपूर के पास चली जाती है, और ऋषि कपूर ड्रिंक करते हैं। जो सौतेली बहन होती है उसका घर में आतंक रहता है, और जो बच्ची ऋषि कपूर के साथ रह रही होती है वो बड़ी रिबेलियस टाइप की होती है और बहुत खूंखार टाइप की होती है। लेकिन वही वजह है कि वो जो है उस माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर जो रति अग्निहोत्री के पास में जो होती है बेटी, यानी कि काजोल ही होती है, वो थोड़ी सेंसिबल, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर टाइप की ठहरी हुई लड़की होती है। और फिर ये दोनों बहनें जब मिलती हैं तब एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकती हैं, और इन्हें पता चलता है कि भाई अगर हम चाहें तो अपने माँ बाप को एक कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे माँ बाप के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है।
तो बस फिर वो कैसे प्लान बनाती हैं, क्या करती हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी। और ये फ़िल्म यूट्यूब पे अगर अवेलेबल होगी और अच्छे प्रिंट के साथ अवेलेबल होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब मैं बात करूँगी रति अग्निहोत्री जी के बारे में। रति अग्निहोत्री जी 80s के दशक की बड़ी मशहूर अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। इनकी पहली फ़िल्म थी, हिंदी फ़िल्म की अगर मैं बात करूं तो वो एक दूजे के लिए थी, जिसमें कमल हसन थे, जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था कि भाई हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो उसी फ़िल्म से उन्होंने अपनी शुरुआत करी और बहुत ही लोगों ने उनको प्यार दिया, अपनाया। फिर उन्होंने शादी कर ली, एज़ यूजुअल बच्चा हुआ। फिर इसी फ़िल्म के साथ आप कह लो, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपना बॉलीवुड में कमबैक किया और बहुत स्मार्ट भी लग रही हैं वो इस फ़िल्म में। और उन्होंने फिर उसके बाद कई फ़िल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने एक नई तरह की पारी खेलनी शुरू कर दी। वो यादें मूवी में भी थी, जैसे कि मैंने यादें मूवी के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है मैंने इसके बारे में बात किए हुए। तो रति अग्निहोत्री जी एक तरीके से बॉलीवुड में एक अभिनेत्री से एक चरित्र अभिनेत्री के रोल में दाखिल हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ साल काम करने के बाद फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में घिरी रहीं और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें निपटाने के बाद अब वो वापस से काम कर रही हैं और उनका बेटा भी इस प्रोफेशन में है और अब तो वो दादी भी बन गई हैं। मैंने इसके बारे में खैर बात करी हुई है। तो रति अग्निहोत्री जी बड़ी स्मार्ट लगी हैं एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ ना तो रति अग्निहोत्री जी और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी आपको लगेगी, दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि दोनों ने 80s के दशक में कई फिल्में साथ में करी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखकर। हालांकि इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत कॉमेडी करने की भी कोशिश करी है, क्योंकि हेरा फेरी के बाद जो 2000 में आई थी अक्षय कुमार और परेश रावल की और प्रियदर्शन साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी को भी जो है कॉमेडी फिल्मों में जो है एक नया जॉनर दिखाने का मौका मिल रहा था, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी की हुई है। एक तरीके से आप ये फन लविंग मूवी है, देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, फैमिली के भी साथ कर सकते हैं। अगर अकेले करेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। और इसकी कहानी बहुत यूज्ड टू है। शायद आपने एक पिक्चर देखी होगी नीतू सिंह जी की, जिसमें एग्जैक्टली ऐसी कहानी थी, जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, बच्चे मन के सच्चे, दो कलियां थी शायद फिल्म का नाम, जिसमें विश्वजीत और माला सिन्हा उनके मम्मी पापा का रोल निभाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये उससे भी इंस्पायरिंग मूवी लगेगी। तो ये फ़िल्म चली तो नहीं थी, डेफिनेटली ये फ़िल्म नहीं चली थी। और काजोल को काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि काजोल को अपने पोटेंशियल पर बहुत भरोसा था, लेकिन वही वाली बात है कि वो पोटेंशियल उनका शादी के बाद वो जो चार्म था वो चला नहीं। हाँ, अजय देवगन का शादी के बाद जो है वो करियर काफ़ी अच्छा चला है। और क्या होता है ना, इसके पीछे एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो एक एक्टर होता है ना, उसकी जो फीमेल फैंस होती हैं वो कहीं ना कहीं उसे मैरिड एज अ मैरिड पर्सन के रूप में, मैरिड एक्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, जो उनके मेल फैंस होते हैं ना, वो उनका शादी करना पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक रीज़न होता है। अब कोई कितना भी कह ले, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करूं करीना कपूर की, तो करीना कपूर का एक बहुत ही बड़ा टाइम आया था सन 2007 में, जब वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने ज़ीरो साइज़ फिगर को लेकर भी बड़ी चर्चा में थी। और जिस तरीके से टशन में उनके गाने थे, छलिया, और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करती थी, हर जगह करीना 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 होती थी। लेकिन अब आप देखिए, ठीक है, करीना ने अपने आप को आज भी अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन वही वाली बात है ना, जो अपनी एक जो मेल ऑडियंस उनकी उस टाइम पर थी, आज वैसी मेल ऑडियंस नहीं है। अब मैं ये नहीं कहती कि शादीशुदा एक्टर्स को जो फीमेल्स होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है,
पर इतना भी नहीं पड़ता है, वो इग्नोर कर देती हैं। जैसे आप ऋतिक रोशन का देख लीजिए, ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है करके न जाने कितनी लड़कियों के दिल में अपनी जगह बना ली थी, और जब उन्होंने सुजैन के साथ शादी की थी तब लड़कियां भले ही ऐसी रोई थी कि हाय, जैसे कि उनके खुद के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ने जो है उनको डिच करके किसी और का हाथ थाम लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऋतिक रोशन की फ़ैन फॉलोइंग में कोई ऐसी कमी नहीं आई। फीमेल ऑडियंस को बुरा लगा, अफसोस हुआ, लेकिन उनका जो करियर है वो डाउन नहीं हुआ। तो ये मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंस लगता है। आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके गाने ठीक ठीक रहे, तुमको सिर्फ तुमको, हमने चाहा, चाहत की कसम, ये गाना जो है कुमार सानू जी ने गाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफ़ी अच्छा है ये गाना, और शायद यही गाना काफ़ी हाईलाइट हुआ था। और इस फिल्म के बारे में मैं कहूँगी कि अब तो खैर इस फिल्म के बारे में इतनी चर्चा होती भी नहीं होगी, शायद काजोल भी इस फिल्म को नहीं याद करती होंगी, क्योंकि डेफिनेटली काजोल के लिए ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग मोमेंट तो था ही कि ये फिल्म नहीं चली थी, क्योंकि उस टाइम पर काजोल का मतलब एक ब्रांड का भी नाम से ज़्यादा फेमस काजोल का नाम था। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं जब उनको कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा कि यार जैसे ही मैंने शादी की और मेरी मार्केट वैल्यू कितनी घट गई। हालांकि शादी से पहले भी फिल्म उनकी फ्लॉप्स हुई हैं, लेकिन कभी वैसा पीरियड उनकी लाइफ में नहीं आया जो शादी के बाद आया। वो भले ही उनको फिर बच्चा हुआ, उनकी बेटी पैदा हुई, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ना की, और फ़ना से भले ही उनको एक अच्छा ब्रेक मिला, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितना जो है उनका करियर चला। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब शादी होती है तब एक विमेन को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मैं घर टाइम से पहुंचूं, और अगर बच्चे हो जाएं तो क्या होता है कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मैं बच्चे के पास रहूं, बच्चे को काफ़ी टाइम तक मदर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अब तो खैर जो कितना भी आप देख लो, अब आज की जो लड़कियां हैं, एक्ट्रेसेस हैं, चाहे दीपिका पादुकोण भी है, अब देखिए दीपिका पादुकोण भी अब जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा फंसी हो गई हैं कि भाई मैं इतने घंटे ही काम करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि भाई उनके बच्चा हो गया, अब उनको अपने बच्चे को भी टाइम देना है, क्योंकि फिर वो मदर गिल्ट शुरू हो जाता है कि यार मैं काम ही कर रही हूँ, मेरा बच्चा जो है वो नैनी संभाल रही है, वो भी तो ठीक नहीं है ना, तो एक गिल्ट भी आ जाता है। प्लस फिर दुनिया के सामने खुद को साबित करना कि भाई एक एक्ट्रेस भी एक अच्छी माँ बन सकती है, तो बड़ा सारा प्रेशर एक्ट्रेसेस पर भी होता है। और यही वजह है कि जब उनके इस तरह के नखरे टकरे शुरू हो जाते हैं तब उनके हाथ से फिल्में जाती हैं। ठीक है, उनको फिल्में कहीं और से मिल जाती हैं, अगर वो चलें तो ठीक है, और अगर वो भी ना चलें तो फिर धीरे धीरे उनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। अब आप दीपिका का ही देख लीजिए, दीपिका की जो एक चढ़तल एक टाइम पर हुआ करती थी अब वैसी नहीं है। और अगर उनके ऐसे ही विवाद डायरेक्टर्स के साथ चलते रहे कि भाई मैं इतने घंटे काम करूँगी, मैं इतने घंटे नहीं करूँगी, तो फिर वो होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं कि भाई आप कितने भी घंटा कहोगे हम काम करेंगी, आप कहोगे कि भाई घर जाना ही नहीं है, सेट पे ही रहना है, तो हम रह लेंगे, बस हमें मौका दो। तो ऐसी लड़कियां जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इशारे पर अपना सारा का सारा वक्त, क्या अपना जीवन अपने काम पर न्यौछावर करने को तैयार हों, तो फिर डायरेक्टर उन्हीं को ही लेंगे ना। तभी तो लोग आजकल नए नए लोगों के साथ क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा होता है, पैशन होता है। वो कुछ सोचते नहीं है कि भाई हमें एक और प्रोजेक्ट पे जाना है, हमारी एक और शूट है, नहीं, वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड होते हैं, उनको काम करना होता है, वो अपना 900% देते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं। उनके कोई नखरे टेंट्रम्स नहीं होते, पैसे को लेकर किट किट पिट पिट नहीं होती है, जो कहोगे वो करेंगे, वो ब्लाइंडली आप पर पूरे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ईगो को बड़ा मसाज देती है। तो इसी वजह से जो है वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा हम किसी नई लड़की को दे दें, किसी नई लड़की को ब्रेक दे देंगे, थोड़ा हमारे लिए भी वैरायटी हो जाएगी, ऑडियंस के लिए भी वैरायटी हो जाएगी। अब जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं बॉलीवुड में, तो वो भी थोड़े थोड़े साफ हो जाएंगे। तो इसी वजह से अब नए लोगों के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि मैं वही देखती हूँ कि अगर दीपिका
का ये डेब्यू प्रोजेक्ट होता तो शायद दीपिका कभी भी ये नहीं बोलती कि भाई मुझे इतना बड़ा डायरेक्टर एनिमल मूवी का डायरेक्टर कास्ट कर रहा है और मैं उससे जो है वो मांडवली कर रही हूँ कि भाई मैं इतने टाइम तक काम करूँगी, मैं ये करूँगी। नहीं, वो कहती जो आप कहोगे ना, घर नहीं जाऊंगी, मैं सेट पर ही रहूंगी, मैं काम करेगी, मैं आपकी सारी शर्तें मानेगी बॉस, जो बोलेंगे मैं वही करेगी, पुष्पा झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड डायरेक्टर को चाहिए होता है। और वो जब उनको किसी और आर्टिस्ट से मिलता है तो फिर वो कहते हैं कि यार कम पैसे में ज़्यादा काम, और ये एक्ट्रेस ज़्यादा पैसे भी ले रही है और घंटा हमको टाइम दे रही है, गिना चुने हमें वक्त दे रही है, तो हटाओ इसको और इसी नई लड़की को लो। तो ये रीज़न होता है जो मुझे लगता है दीपिका के साथ जो अभी हुआ है, ये नखरे टखरे भारी पड़ सकते हैं दीपिका को। ठीक है, दीपिका ने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो हर एक इंसान सोचता है कि यार अब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो अब मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। अगर मैं दीपिका की भी साइड लूँ तो शायद ठीक है, वो भी अपनी जगह सही होगी कि भाई जब उसे ज़रूरत थी तब उसने जो है अपनी खुद की ज़रूरतों को साइड में रख कर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ज़रूरत को पहले प्रायोरिटी दी। आज मैं उस मुकाम पर पहुँच गई हूँ कि आज मैं अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है। तो बिल्कुल वो भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर मैं करियर की बात करूं, प्रोफेशनलिज्म की बात करूं, तो भैया ये प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन है, ये कमिटमेंट, डेडिकेशन और आपका एंथुजियाज़म, आपका जो एक कहते हैं ना डेडिकेशन, आपका जो एक करेज है कि नहीं आप जो बोलेंगे, आपका जो ट्रस्ट है, ये कुछ चुनिंदा ऐसी चीज़ें हैं जिस एम्प्लॉय में मिलती है ना, फिर वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं फिर बॉस के फिर एक फेवरेट भी बन जाता है और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। और जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो ये बात समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बात होती है। मैंने खुद देखा है कि कोई ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो इतने डेडिकेटेड होते हैं, जब बॉस बुलाता है जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर क्या होता है बॉस कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने एम्प्लॉय पे आ जाता है। बट क्या होता है वो उसको प्रमोशन भी देता है, उसको सब कुछ देता है, और फिर जो एम्प्लॉय धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो है अपनी पर्सनल लाइफ बना लेता है, तो फिर वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। तो वहीं पर जो है फिर बॉस को फिर जब एक और ऐसा एम्प्लॉय मिल जाता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो बॉस चाह रहा है बिल्कुल वैसा कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो अगेन बॉस फिर उस एम्प्लॉय की तरफ मुड़ जाता है। तो जो पुराना एम्प्लॉय होता है वो ये सोचता है यार अब बॉस जो है अब मेरे को वो क्यों नहीं तवज्जो देता, जबकि वो भूल जाता है कि बॉस मुझे भी वो तवज्जो देता था। क्यों? क्योंकि जब बॉस पुकारता था तो मैं चला आता था। वो गाना है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो बस एग्जैक्टली जो बॉस होता है ना, उसको यही एम्प्लॉय चाहिए होता है कि जब भी मैं आवाज़ दूं तुम हाजिर होने चाहिए हो। तो जो हाजिर होगा बॉस फिर उसी पे मेहरबान होगा। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो इसी की वजह से ये सब होता है, और मेरे हिसाब से तो यही गुरु मंत्र होता है। जो भी एम्प्लॉयज़ को अगर काम करना है तो भैया अपनी पर्सनल लाइफ फिर देख लो, क्योंकि जहाँ आपकी पर्सनल लाइफ बन जाती है फिर आपको वहाँ भी वक्त देना है और देना भी चाहिए। तो खैर ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा जो मैंने रिव्यू दिया है इस मूवी का आपको पसंद आया होगा, और मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी और आप ये फ़िल्म देखिएगा। और सबकी एक्टिंग अच्छी है, क्यूट है, ठीक है कहानी थोड़ी देखी दिखाई सी, सुनी सुनाई सी होगी, लेकिन एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये फ़िल्म अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं है, कुछ बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक अच्छा टाइम पास है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ, और अगर कुछ मैं पॉइंट भूल गई हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।